नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो आधुनिक जीवन की शायद सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करती है। कौन सी पहेली? यही कि हमें जो चाहिए जब वो मिल जाता है तो वो खुशी ज्यादा देर तक टिकती क्यों नहीं। हाँ हाँ हाँ। ये तो बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सवाल है ना? बिल्कुल। और इसी सवाल के जवाब में हम आज बात करेंगे किताब अ गाइड टू द गुड लाइफ, द एंशिएंट आर्ट ऑफ स्टोइक जॉय पर। जी। और इसके लेखक हैं विलियम बी इरविन। इरविन कोई गुरु या मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। वो राइट स्टेट यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं। अच्छा। और उन्होंने इस किताब में लगभग 2000 साल पुरानी एक फिलॉसफी स्टोइसिज्म को आज की दुनिया के लिए, मतलब हमारे लिए, फिर से जिंदा किया है। और दिलचस्प बात यह भी है जो मुझे लगी कि इरविन खुद स्टोइसिज्म तक कई रास्तों से गुजर कर पहुंचे। उन्होंने ज़ेन बौद्ध धर्म जैसी कई विचारधाराओं को समझा, पर उन्हें स्टोइसिज्म के जो सिद्धांत थे वो सबसे ज्यादा व्यवहारिक और असरदार लगे। सही बात है। तो ये किताब कोई एकेडमिक टेक्स्ट नहीं है। नहीं। ये एक व्यक्तिगत खोज का नतीजा है। ये इस सवाल का जवाब देती है कि आज की दुनिया में जहां हम लगातार पैसा, सफलता, सोशल मीडिया लाइक्स के पीछे भागते हैं, हम असल में एक शांत और संतुष्ट जीवन कैसे जी सकते हैं। बिल्कुल। किताब की शुरुआत ही एक बहुत दिलचस्प मनोवैज्ञानिक जाल से होती है, जिसे इरविन कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। हाँ, ये सुनने में बड़ा फैंसी शब्द लगता है, पर इसका मतलब हम सब अपनी जिंदगी में रोज महसूस करते हैं। कैसे? जैसे जब हमें कोई नई चीज मिलती है, मान लीजिए एक नया फोन या ऑफिस में प्रमोशन या कोई नई गाड़ी, तो शुरू में बहुत उत्साह होता है ना? हाँ, बहुत खुशी होती है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में या शायद महीनों में वो उत्साह खत्म हो जाता है। वो चीज नॉर्मल लगने लगती है। हाँ, वो नई गाड़ी बस ऑफिस आने जाने का एक जरिया बनकर रह जाती है। ठीक वही। इरविन इसी को एक मनोवैज्ञानिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम खुशी के पीछे भागते हैं, उसे पकड़ते भी हैं, और फिर ये ट्रेडमिल हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। और फिर हम किसी नई और बड़ी चीज के पीछे भागने लगते हैं। बिल्कुल। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और स्टोइसिज्म का पूरा मकसद, उसका पूरा सार यही है कि हमें इस ट्रेडमिल से कैसे उतारा जाए। ये सिखाता है कि असली टिकाऊ खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे अपने मन को साधने में है। तो इस किताब का जो मूल विचार है वो ये है कि ज्यादा चीजें इकट्ठा करने के बजाय अपनी इच्छाओं को मैनेज करना सीखें और जो हमारे पास पहले से है उसमें गहरी खुशी खोजना सीखें। जी। मुझे लगता है कि ये किताबें उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकती है जो महसूस करते हैं कि वे बिना किसी लक्ष्य के जीवन में बस बहते जा रहे हैं, या फिर जो समाज ने सफलता के पैमाने बनाए हैं उनका पीछा करते करते थक गए हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। और स्टोइक्स के लिए जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था ट्रैंक्विलिटी पाना। ट्रैंक्विलिटी, इसका मतलब क्या है? क्या भावनाओं से सुन्न हो जाना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। ट्रैंक्विलिटी का मतलब भावनाओं से सुन्न हो जाना नहीं है, जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं। इसका मतलब है एक ऐसी गहरी, मजबूत आंतरिक शांति पाना जो बाहरी परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से प्रभावित न हो। अच्छा, मतलब तूफान के बीच में शांत रहने की कला। बिल्कुल। किताब एक बहुत जरूरी बात कहती है कि अगर हम अपने जीवन के लिए एक दर्शन, एक फिलॉसफी नहीं चुनते हैं, तो ये दुनिया, जैसे कि विज्ञापन, सोशल मीडिया। हाँ, विज्ञापन, सोशल मीडिया, दोस्त, समाज, ये सब हमारे लिए एक दर्शन चुन लेंगे, और वो दर्शन अक्सर हमें असंतोष की ओर ही ले जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। चलिए तो फिर स्टोइक्स के टूल बॉक्स में झांकते हैं। किताब में कुछ बहुत ही शक्तिशाली मानसिक तकनीकें बताई गई हैं। जी। सबसे पहली और शायद सबसे अजीब लगने वाली तकनीक है नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये सुनने में ही थोड़ा उल्टा लगता है। मतलब कोई जानबूझकर नकारात्मक क्यों सोचना चाहेगा? ये सवाल बिल्कुल जायज है और पहली बार सुनने में ऐसा ही लगता है। लेकिन इसका मकसद उदास होना या चिंता करना नहीं है, बल्कि ठीक इसका उल्टा है। इसका असली मकसद है कृतज्ञता, यानी ग्रैटिट्यूड को जगाना। अच्छा, वो कैसे? देखिए, स्टोइक्स का मानना था कि हम इंसान उन चीजों की कद्र करना बहुत जल्दी भूल जाते हैं जो हमारे पास हैं। हमारा स्वास्थ्य, हमारे प्रियजन, हमारा घर, इन सबको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मतलब जब तक कोई चीज हमसे छिन ना जाए हमें उसकी असली कीमत समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो ये तकनीक कहती है कि दिन में कुछ पल के लिए शांति से बैठें और कल्पना करें कि ये चीजें आपके पास नहीं हैं। ओह। हाँ, सोचे कि अगर आपके प्रियजन आपके जीवन में ना होते, या आपकी सेहत आपका साथ छोड़ देती, या आपके सिर पर छत ना होती। ये कल्पना थोड़ी दर्दनाक हो सकती है, लेकिन
लेकिन जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और पाते हैं कि ये सब आपके पास है, तो एक गहरी कृतज्ञता की भावना पैदा होती होगी। ठीक यही। आपकी पुरानी कार अचानक एक शानदार सुविधा लगने लगती है। तो ये उस हेडोनिक एसिटिमेशन हेडोनिक अडेप्टेशन को सीधे सीधे हैक करने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर ये एहसास दिलाता है कि हम असल में कितने भाग्यशाली हैं। ये आपको वो चाहना सिखाता है जो आपके पास पहले से है। वाओ! और इसका एक और फायदा भी होगा शायद कि ये आपको भविष्य की मुश्किलों के लिए भी तैयार करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आप पहले से ही सबसे बुरे की कल्पना कर चुके होते हैं, तो जब असल में कुछ गलत होता है तो आप उसके लिए मानसिक रूप से ज्यादा तैयार होते हैं। झटका उतना जोर से नहीं लगता। ठीक है, तो नेगेटिव विजुअलाइजेशन हमें जो हमारे पास है उसकी सराहना करना सिखाता है। लेकिन जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें परेशान करती हैं और हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे ट्रैफिक जैम, किसी का बुरा बर्ताव या बॉस का खराब मूड। इन बाहरी चीजों से कैसे निपटें? क्या स्टोइसिज्म इसके लिए भी कोई टूल देता है? हाँ, और यही पर स्टोइज्म का सबसे फाउंडेशनल, सबसे बुनियादी आइडिया काम आता है, जिसे वो कहते हैं डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का विभाजन। जी। ये सिद्धांत कहता है कि जीवन में हर चीज को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक, वो चीजें जिन पर हमारा पूरा नियंत्रण है, और दूसरी, वो चीजें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। सुनने में तो बहुत सरल लगता है भी, लेकिन हम इसे रोज भूल जाते हैं। अच्छा बताइए, हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारे काम, हमारे मूल्य, हमारी पसंद, हमारे कार्य, बस। और हमारे नियंत्रण में क्या नहीं है? लगभग बाकी सब कुछ। हाँ, मौसम, अर्थव्यवस्था, ट्रैफिक, दूसरे लोगों की राय, हमारे सेहत का हर पहलू और हमारे जीवन का अंतिम परिणाम भी। हमारी ज्यादातर चिंता, गुस्सा और तनाव उन चीजों से लड़ने में खर्च होता है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। किताब में इसका एक क्लासिक उदाहरण टेनिस मैच का दिया है ना? हाँ बिल्कुल, एक टेनिस मैच जीतना या हारना पूरी तरह से आपके नियंत्रण में नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी के प्रदर्शन पर, रेफरी के फैसले पर और यहाँ तक कि किस्मत पर भी निर्भर करता है। तो फिर एक स्टोइक खिलाड़ी क्या करेगा? एक स्टोइक खिलाड़ी अपना लक्ष्य जीतना नहीं रखेगा, वो अपना लक्ष्य रखेगा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। अच्छा। क्योंकि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना वो पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। जब आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं और अपने प्रयास पर, अपने प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप एक तरह की आज़ादी महसूस करते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। हमारा समाज तो सिर्फ विजेताओं को याद रखता है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें नतीजों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए? ये तो थोड़ा डिमोटिवेटिंग भी लग सकता है। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। और स्टोइक्स ये नहीं कहते कि परवाह मत करो या लक्ष्य मत बनाओ। वो ये नहीं कहते कि महत्वाकांक्षी मत बनो। तो फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अपनी पहचान और अपने मन की शांति को उस चीज से मत जोड़ो जो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। आप अपना सब कुछ झोंक दो, अपनी पूरी जान लगा दो, लेकिन मन में ये साफ रखो कि मैंने अपना बेस्ट दिया, यही मेरी असली जीत है। इससे तो हार का डर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, इससे आप हार के डर से आजाद हो जाते हैं। और जैसा कि किताब कहती है, जब डर निकल जाता है तो आपका प्रदर्शन अक्सर और बेहतर हो जाता है। ये कमाल का विचार है, क्योंकि ये जिम्मेदारी को वापस हम पर डाल देता है। शिकायत करने के बजाय ये हमें पूछने पर मजबूर करता है, इस स्थिति में वो क्या एक चीज है जो मेरे कंट्रोल में है? जी, ये सोच को पूरी तरह से बदल देता है। अब किताब में एक और तकनीक है जो आज की कंफर्ट इज किंग वाली दुनिया में थोड़ी अजीब लग सकती है। वो है वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। मतलब जानबूझकर थोड़ी बहुत मुश्किल झेलना। हाँ, ये क्यों? सोचिए, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक वैक्सीन है। जैसे हम शरीर को मजबूत बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी बीमारी का टीका लगवाते हैं, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए जानबूझकर छोटी मोटी असुविधाएं झेलना। बिल्कुल। कभी ठंडे पानी से नहा लिया, एक वक्त का खाना छोड़ दिया, या लिफ्ट की जगह 10 मंजिल सीढ़ियां चढ़ गए। मुझे याद है, एक बार मेरे घर का गीजर खराब हो गया था और मुझे सर्दियों में 2 दिन ठंडे पानी से नहाना पड़ा। पहले दिन तो बहुत बुरा लगा, पर दूसरे दिन के बाद जब वो ठीक हुआ तो गर्म पानी की शावर किसी लग्जरी से कम नहीं लग रही थी। हाँ, बिल्कुल यही पॉइंट है। शायद यही इसका पॉइंट है। इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला तो यही है कि ये हमें मजबूत बनाता है, जिसे आज की भाषा में रेजिलियंस कहते हैं। हमें एहसास होता है कि जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जैसे भूख या ठंड, वे उतनी बुरी नहीं है जितना हम सोचते हैं। आराम हमें नाजुक बनाता है। सही कहा। और दूसरा फायदा वही है जो आपने महसूस किया,
जब आप थोड़ी असुविधा के बाद आराम में लौटते हैं तो आपको उसकी असली कीमत का एहसास होता है। ये भी कृतज्ञता बढ़ाने का ही एक तरीका है। अच्छा, स्टोइक दार्शनिक सेनेका जानबूझकर कुछ दिनों के लिए गरीबी का अभ्यास करते थे ताकि वे खुद को याद दिला सके कि वो कम में भी जीवित रह सकते हैं। इससे उन्हें अपनी संपत्ति खोने का डर कम हो गया। तो ये सारी सिद्धांत सुनने में बहुत शक्तिशाली हैं। अब देखते हैं कि किताब इन्हें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों पर कैसे लागू करती है। जैसे गुस्सा। गुस्से से शुरू करते हैं, जो बहुत कॉमन है। गुस्से को लेकर सेनेका की सलाह बहुत व्यावहारिक है। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये मानकर चलें कि लोग गलतियां करेंगे। वे असभ्य होंगे, स्वार्थी होंगे और आपको निराश करेंगे। ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। मतलब अपनी उम्मीदों को ही रियलिस्टिक रखें। हाँ, जब आप पहले से ही इंसानी अपूर्णता की उम्मीद करते हैं तो आपको हैरानी या निराशा कम होती है। ये तो ठीक है, लेकिन गुस्से को सिर्फ दबा लेना भी तो सही नहीं है। क्या स्टोइक्स गुस्से को एक्सप्रेस करने के खिलाफ है? बहुत अच्छा पॉइंट है। वो इसे दबाने की बात नहीं करते, बल्कि इसे समझने की बात करते हैं। उनका मानना था कि गुस्सा अक्सर गलत उम्मीदों का नतीजा होता है। ट्रैफिक को खाली होना चाहिए था, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो क्या करें? स्टोइक्स कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो रुकें, एक पॉज लें। कुछ भी कहने या करने से पहले एक पल का ब्रेक लें। उस पल में खुद से पूछें, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? क्योंकि गुस्से में कहे गए शब्द और किए गए काम अक्सर ज्यादा नुकसान करते हैं। और दुख या किसी अपने को खोने के बारे में क्या? ये एक बहुत ही कठिन भावना है। हाँ, और स्टोइक्स दुख की वास्तविकता को नकारते नहीं हैं। वे पत्थर दिल नहीं थे। वे समझते थे कि दर्द होता है, लेकिन वे कहते हैं कि दुख को कृतज्ञता बढ़ाने का एक जरिया बनाना चाहिए। वो कैसे? उन लोगों को याद करके दुखी होने के बजाय जिन्होंने हमें छोड़ दिया, हमें उनके साथ बिताए पलों के लिए आभारी होना चाहिए। एपिक्टेटस तो ये भी कहते थे कि जब आप अपने बच्चे को चूमते हैं तो मन में याद रखें कि वो नश्वर है। ये तो सुनने में बहुत कठोर लगता है। इसका उद्देश्य कठोर बनना नहीं, बल्कि हर पल को और अधिक गहराई से जीना और उसकी सराहना करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो पल आखिरी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शोक न मनाएं, बल्कि यह है कि हम दुख को, अपने बचे हुए जीवन को बर्बाद ना करने दें। समझी। अच्छा, प्रसिद्धि, विलासिता और पैसे के बारे में क्या? हमारी संस्कृति में तो इन्हें ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। और स्टोइक्स इन्हें एक बहुत बड़े जाल के रूप में देखते थे। प्रसिद्धि, वो तो पूरी तरह से दूसरों की राय पर निर्भर करती है, जो आपके नियंत्रण में नहीं है और कभी भी बदल सकती है। और विलासिता? विलासिता हमें कमजोर बनाती है अगर हम उसके आदी हो जाएं। और अत्यधिक धन दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि यह हमें उसी हेडोनिक अडेप्टेशन के ट्रेडमिल पर और तेजी से दौड़ाता है जहां हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं। तो स्टोइक रास्ता संयम का है। जो आपके पास है उसका आनंद ले, लेकिन उस पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल, सादगी में संतोष खोजना सीखें, ताकि अगर धन दौलत चली भी जाए तो भी आपकी मन की शांति बनी रहे। असल में यही असली स्वतंत्रता है। ये सारे विचार बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन सुनने में थोड़े एब्स्ट्रैक्ट भी लग सकते हैं। अगर कोई श्रोता इसे कल सुबह से अपनी जिंदगी में उतारना चाहे तो शुरुआत कहाँ से करे? किताब कुछ पहले छोटे कदमों के बारे में क्या बताती है? हाँ, किताब एक तरह का स्टोइक प्रैक्टिस रूटीन बनाने का सुझाव देती है। पहला, हर सुबह कुछ पल के लिए नेगेटिव विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। अपनी कॉफी पीते हुए बस 1 मिनट के लिए सोचें कि आज आप जिन लोगों से प्यार करते हैं या जो सुविधाएं आपके पास हैं वो कितनी कीमती हैं। चूज करें तो डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल को याद करें। खुद से पूछें, इस स्थिति में क्या मेरे नियंत्रण में है और क्या नहीं, और अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगाएं जो आपके नियंत्रण में है, बाकी को स्वीकार करें। तीसरा, कभी-कभी जानबूझकर वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट का अभ्यास करें। कुछ छोटा सा करें जो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करें। एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें। या बस कुछ देर के लिए बिना किसी डिवाइस के चुपचाप बैठें, वो भी आजकल एक डिस्कम्फर्ट ही है। हाँ, सही कहा। और चौथा, रात को सोने से पहले अपने दिन का जायजा लें। ये सेनेका की एक आदत थी। डायरी में या बस मन में सोचें कि आज आपने कहाँ अच्छा किया, कहाँ आप अपनी भावनाओं के आगे झुक गए और कल आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ये परफेक्शन का लक्ष्य नहीं है, ये आत्म सुधार की एक सतत प्रक्रिया है। ये 4 कदम एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकते हैं। तो अंत में, अगर हमें इस किताब की सबसे बड़ी सीखों को समेटना हो तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि जीवन का असली लक्ष्य बाहरी सफलता नहीं, बल्कि आंतरिक शांति यानी ट्रैंक्विलिटी होना चाहिए। एक ऐसी मानसिक मजबूती जो दुनिया के थपेड़ों से हिले नहीं। दूसरी सीख ये हो सकती है कि अपनी मानसिक ऊर्जा को बर्बाद करना बंद करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं।
आपके विचार और आपके कार्य। बाकी सब कुछ स्वीकार करना सीखें, उससे लड़ना नहीं। बिल्कुल। तीसरी सीख है कृतज्ञता के बारे में। जो आपके पास है उसे चाहना सीखें। ये आपको इच्छाओं के कभी ना खत्म होने वाले चक्र से मुक्त करेगा और आपको हर दिन में मौजूद छोटी छोटी खुशियों को देखने में मदद करेगा। और शायद चौथी ये कि जीवन की चुनौतियों को त्रासदी के रूप में ना देखें, बल्कि उन्हें अपने चरित्र को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। हर बाधा एक परीक्षा है जो आपको और बेहतर बनाने के लिए आई है। स्टोइक जीवन का मतलब दर्द से बचना नहीं है। इसका मतलब है लचीलेपन के साथ जीना, हर पल का आनंद लेना और एक उद्देश्य के साथ जीना। ये एक ऐसी खुशी का रास्ता है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। तो आखिर में ये किताब हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाती है। हम सब एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन हम उसे अक्सर बाहर ढूंढते हैं, अगली नौकरी में, अगले रिश्ते में, अगली छुट्टी में। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि शायद अच्छी जिंदगी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मानसिकता है जिसे हर रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल जो ये किताब छोड़ जाती है वो ये है कि अगर आज आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी बाहरी चीज को दे रहे हैं, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते या अपने बैंक बैलेंस को, तो क्या आप सच में आजाद हैं? इसी सवाल पर सोचिएगा। ये थी विलियम बी इरविन की किताब अ गाइड टू द गुड लाइफ की कुछ गहरी बातें। उम्मीद है कि इन विचारों से आपको भी अपने जीवन में शांति और संतोष पाने की प्रेरणा मिलेगी। जरूर मिलेगी। ऐसे और भी शक्तिशाली बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अपना ध्यान रखें।